नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, थोड़ी रहस्यमयी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। सम्राट अशोक के 9 अज्ञात पुरुष। हम्म। हमारे पास अशोक के 9 अज्ञात पुरुष एक रहस्य लेख के कुछ अंश हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किंवदंती, ये कहानी शुरू कैसे हुई, क्या इसके कोई सबूत हैं या नहीं है, और आज भी ये लोगों को इतनी आकर्षित क्यों करती है ना। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, उसके ठीक बाद शुरू होती है। कहते हैं कि युद्ध में जो भयानक खून खराबा हुआ, उसे देखकर सम्राट अशोक का मन बदल गया और तभी उन्होंने 9 विद्वानों का एक गुप्त समूह बनाया। एक गुप्त समूह युद्ध के ठीक बाद, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब उनका मकसद क्या था? मकसद छुपाना नहीं था, बल्कि संभालना था। कहा जाता है कि उनका उद्देश्य ऐसे ज्ञान को गलत हाथों में पड़ने से रोकना था, जो मानवता के लिए खतरनाक हो सकता था। हर सदस्य को एक खास किताब सौंपी गई, या यूं कहें कि ज्ञान का एक क्षेत्र दिया गया। अच्छा, किस तरह का ज्ञान? विज्ञान मतलब माइक्रोबायोलॉजी, जिससे बीमारियां रोकी या फैलाई जा सकती थीं। रसायन परिवर्तन, वो सोना बनाने वाली पुरानी विद्या, और तो और गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश के रहस्य, अरे बाप रे। समाजशास्त्र। कुछ कहानियां तो हद पार कर जाती हैं। कहती हैं कि समय यात्रा और दूसरे ग्रहों के प्राणियों से संपर्क का ज्ञान भी था। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग रही है। पर एक मिनट रुकिए, अगर ये समूह इतना शक्तिशाली था, इतना गुप्त था, तो क्या इसका कोई ऐतिहासिक सबूत है? अशोक के शिलालेख तो बहुत कुछ बताते हैं। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। सच तो ये है कि अशोक के शिलालेखों में या उस समय के किसी भी भरोसेमंद ऐतिहासिक दस्तावेज में इन 9 अज्ञात पुरुषों का कोई जिक्र नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। कोई जिक्र नहीं, तो फिर ये कहानी आई कहाँ से? मतलब अगर अशोक के समय का कोई सबूत नहीं, तो ये बाद में कैसे इतनी फैल गई? हाँ, ये मोड़ काफी दिलचस्प है। देखिए, इसका जिक्र आधुनिक समय में शुरू हुआ। पहले एक फ्रांसीसी लेखक थे, 19वीं सदी में, लुई जकोलिएट। उनके लेखन में कुछ इशारा मिलता है। फिर इसे असली पहचान मिली टैलबोट मुंडी के उपन्यास द 9 अननोन से, जो 1923 में आया था। अच्छा, उपन्यास से। हाँ, और फिर बाद में एक और किताब आई, द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियंस, 1960 में, जिसने इसे और हवा दी। तो ज्यादातर ये साहित्य कल्पना ही लगती है। तो मतलब ये किंवदंती ज्यादातर किताबों और उपन्यासों की देन है। हाँ, अकादमिक दुनिया तो इसे मिथक या कल्पना ही मानती है। लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कुछ लोग इसे सच मानते होंगे। आजकल तो हर चीज पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक वर्ग है जो मानता है कि ये 9 लोग आज भी मौजूद हैं, गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। दावे किए जाते हैं कि इन्होंने भारत के डीआरडीओ और आईएसआरओ जैसे बड़े संस्थानों को गुप्त रूप से मदद की है। सच में? डीआरडीओ, आईएसआरओ? हाँ, और यहाँ तक कि हैजा जैसी बीमारियों के वैक्सीन बनाने में या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भी इनका हाथ बताया जाता है। जेसी बोस और विक्रम साराभाई जैसे हमारे महान वैज्ञानिकों के नाम भी इनसे जोड़े जाते हैं। लेकिन इसका कोई सबूत है? दस्तावेजी सबूत? नहीं, कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। रेडिट जैसे ऑनलाइन फोरम पर भी आप देखेंगे तो बहस चलती रहती है, पर ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये नकली है, एक उपन्यास की कहानी है। मतलब सबूत जीरो, पर अटकलें और कहानियां जोरों पर। अच्छा, अगर एक पल के लिए मान ले, सिर्फ सोचने के लिए, कि ये सच होता, तो इनका बड़ा मकसद क्या बताया जाता है? मूल विचार यह है कि वो मानवता के रक्षक थे, गुप्त रक्षक। वो ये पक्का करते थे कि ज्ञान का इस्तेमाल सही और जिम्मेदारी से हो। जैसे कहानियों में आता है कि जरूरत पड़ने पर उन्होंने गंगा के पानी को साफ रखने या महामारियों को रोकने के लिए अपना गुप्त ज्ञान इस्तेमाल किया। अच्छा। कुछ लोग तो इन्हें इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसन जैसे पश्चिमी गुप्त समाजों का भारतीय रूप मानते हैं, कि ये पर्दे के पीछे रहकर दुनिया के वैज्ञानिक और सामाजिक राजनीतिक दिशा तय करते रहे हैं। तो ये पूरी बातचीत, ये सारी जानकारी हमें कहाँ लाके छोड़ती है? कहानी सुनने में तो बहुत रोमांचक है, पर सबूतों के तराजू पर हल्की पड़ जाती है। सही कहा आपने। सार यही है कि अशोक के 9 अज्ञात पुरुषों के होने का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास नहीं है। ये ज्यादातर एक साहित्यिक रचना या एक शक्तिशाली प्रतीक कथा लगती है। पर दिलचस्प बात ये नहीं कि ये सच है या झूठ। दिलचस्प ये है कि बिना सबूत के भी ये कहानी इतनी मजबूती से लोगों के मन में क्यों बैठी हुई है।
ये बात तो है। शायद ये हमारी अंदरूनी इच्छा को दिखाता है कि कहीं कोई गुप्त संरक्षक हो जो चुपचाप दुनिया को बेहतर बनाने का काम कर रहे हों, ज्ञान और शक्ति के सही रखवाले। ये वाकई सोचने वाली बात है। कहानियों की अपनी एक ताकत होती है ना? सच हो या ना हो। और चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस कहानी से हटकर अगर सोचें तो क्या ज्ञान को नियंत्रित करने या उसे सुरक्षित रखने का विचार आज भी प्रासंगिक है? खासकर आज के डिजिटल युग में, जब कोई भी जानकारी पलक झपकते ही दुनिया भर में फैल सकती है और उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।